हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये चैनल आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आपके एग्ज़ाम को लेकर जो भी चीज़ें हैं हम सारा चीज़ को कवर करने वाले हैं। एरर, वोकैब, ग्रामर पोर्शन वो सारा चल रहा है। आप बस अब हम लाइव भी आने वाले हैं, है ना। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और इन्जॉय करना है। और आने वाला जो सीजीएल सीपीओ का एग्ज़ाम है और इस पे मतलब वो भी वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ना। तो प्रैक्टिस करते रहना है, बस साथ देने का ज़रूरत है आप और हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा, है कि ना। तो चलिए, इसके पहले हम एक और वीडियो में एरर देखे थे, आज फिर से एरर है। इसके बाद हम लोग वर्ड्स को भी देखते हैं, वोकैब के बारे में जानते हैं। ग्रामर पोर्शन तो आपका चल ही रहा है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हर वो चीज़ के बारे में बताएगा और पूरे डिटेल से बताएगा जो हर एग्ज़ाम के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, आज का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईच पर्सन होल्ड इट इन ट्रस्ट फ्रॉम गॉड टू प्रमोट द गुड ऑफ मैनकाइंड। इसको आगे लिखा हुआ है नो एरर। तो इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। ऐसी इसी बेस्ड पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमें ये बताना है कि एरर है तो किस पार्ट में है ना। तो हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। पहली बात तो कि हमें रूल समझते चलना है। क्वेश्चन बदल सकता है, हम ना वहाँ पे रूल नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे ईच पर्सन लिखा हुआ है, वहाँ पे ईच बॉय आ सकता है। तो ये चीज़ समझना है आपको, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए कंसेप्ट क्या कहता है। आपने यहाँ पे कहा कि ईच पर्सन होल्ड इट इन ट्रस्ट। पहली बात तो ये समझिए कि एक वर्ड आता है ईच, आपने नाम सुना होगा। हमने क्या कहा कि ईच हो गया, कहीं पे दिख जाए आपको एक एवरी, कहीं पे दिख जाता है नीदर, है ना, कहीं पे आपको नज़र आएगा आइदर, ठीक है जी। और वन भी रह सकता है। तो ये सब जितने भी वर्ड दिख रहे हैं ये सारे के सारे डिटर्मिनर होते हैं, एक तरह के एडजेक्टिव हैं। और इसके बाद एक आपका क्या लिखना है, नाउन लिखना है। ये आने वाला जो नाउन होता है भाई वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको कि इस एवरी इधर नीदर के बाद नाउन कैसा होगा, बिल्कुल आपने सही कहा, सिंगुलर होगा। और इसके बाद अगर बात किया जाए वर्ब का, तो आने वाला वर्ब भी आपका हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर है रूल। तो एक बात समझिए, जैसे आपने कहा कि इधर क्या बोल दिया, इधर बॉय, या मुझे कहना होगा बॉयज़, इधर बॉय या मुझे कहना है बॉयज़। आगे कह दिया बाबू हैज़ या कहा हैव, है ना। आगे बोल दिया अ पेन। चलो एक सेंटेंस है। अब बात समझिए, इधर के बाद नाउन कहा गया कि सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर कौन है, बॉय है, तो आपका बॉय होगा, बॉयज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अब आगे की बात भव की बात कर रही है तो भव भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे हैज़ होगा, हैव का यूज़ हम नहीं करेंगे। मतलब इनके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर और भव भी सिंगुलर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आया तो बताओ, ईच के बाद ये जो पर्सन लिखा हुआ है भैया ये कैसा नाउन है, कहो सर ये तो सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है जी, सिंगुलर नाउन है। चलिए 1 मिनट, ईच के बाद कैसा आया, ये सिंगुलर है, कोई बात नहीं जी, सिंगुलर है। के बाद हमें वर्ब डिसाइड करना है, तो वर्ब तो होना चाहिए सिंगुलर। लेकिन बाबू हमने एक चीज़ क्या पढ़ा है कि जब वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं, ई प्ले को आप कहते हो प्लुरल। ई प्ले को क्या कहते हैं, प्ले को हम कहते हैं प्लुरल। तो इस प्ले को प्लुरल कहोगे तो प्ले में जैसे ही आप जोड़ने की कोशिश करिएगा, क्या जोड़ने की कोशिश करिएगा, एस, तो जैसे ही यहाँ पे हम एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका सिंगुलर। क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो एक चीज़ सीखिए कि जब यहाँ होल्ड लिखा हुआ है तो होल्ड तो प्लुरल फॉर्म में है, तो इस होल्ड को आपको क्या करना होगा, होल्ड करना होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। समझ में आ गया ना। तो हमने कहा कि सिंगुलर वर्ब लगाना है तो होल्ड प्लुरल होता है और इसका सिंगुलर क्या होगा, होल्ड्स होगा। तो आंसर होल्ड्स होगा। क्लियर हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अगला
कह रहा है कि द मैनेजर टोल्ड द बॉयज डेट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। अब एक यहाँ पे रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कभी वन के बारे में, किसके बारे में पढ़ा, एक कंसेप्ट को थोड़ा समझिएगा। वन, वन के साथ दो कंडीशन निकलता है भाई। वन का एक तो हिंदी एक होता है ना, और एक वन का हिंदी प्रत्येक होता है। क्या बोलते हैं, प्रत्येक। तो जब एक के सेंस में यूज होगा तो इसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं वो हम लगाते हैं हीज, आपको नहीं लगाने की जरूरत है वंस, ठीक है जी। और जब ये हिंदी प्रत्येक का देता है मीनिंग तो इसके लिए आपको लगाना होगा वंस। अब ये सही है, नहीं लगाना है आपको हिज। ये बातें समझ में आई। तो अब ये बात समझिए, जैसे आपने कभी सीखा होगा कि वन शुड, क्या बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, वन शुड, हमने कहा लव, आगे कह दिया वंस, या कहा हिज कंट्री। मान लीजिए कि हमने एक ऐसा सेंटेंस लिखा। अब बताओ कि प्रत्येक, यहाँ वन का मतलब प्रत्येक है कि एक है। प्रत्येक को चाहिए अपने देश से प्यार करना कि एक को चाहिए, अब खुद सोचो। तो कौन सा, नहीं सर ये तो बात प्रत्येक का है, प्रत्येक को चाहिए। तो जब प्रत्येक का मीनिंग दिया तो आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वंस। हिज का यूज हमें नहीं करना है। लेकिन मेरे भाई अगर यही बात को कहें कि वन ऑफ, है ना, हमने कहा माई फ्रेंड, कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, आगे हम बताएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आगे मुझे कहना है वाज, या मुझे कहना होगा वर चीटिंग, चीटिंग वंस, या आप कहोगे हिज पेरेंट्स। अब बताइए जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, कि मेरे दोस्तों में से प्रत्येक अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा था, एक दे रहा था। यहाँ वन का मतलब बाबू प्रत्येक नहीं एक है, तो एक है, तो इसके लिए हमने क्या कहा कि जब एक मतलब हो तो क्या प्रोनाउन लिखना है, पजेसिव, आपको लिखना है हिज। तो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज होगा, हम कभी भी वंस का यूज नहीं करेंगे। तो ये बात समझ में आया, तो रूल बहुत क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखो, तो वन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में किए हैं। वन का यूज कैसे किए हैं, सब्जेक्ट के रूप में। आगे लिखा हुआ है आउट टू, है ना, वर्क हार्ड टू अर्न हीज लिविंग, है ना। वन तो यहाँ पे आया प्रत्येक बनकर, क्या बनकर आया, प्रत्येक बनकर। तो इसके लिए यहाँ पे हीज नहीं होगा मेरे भाई, आपको कहना होगा सर, आप बोलिएगा वंस। तो आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। समझ में आ रहा है। देखो एक ही रूल समझो, लेकिन ऐसा सीखो कि आगे कभी भी मिले तो आपसे 100% बनना चाहिए मेरे दोस्त, है कि ना। तो ये चीज़ को ऐसे ही आपको समझा कर पढ़ाया जाएगा, एक एक बात को समझेंगे हम लोग, है ना, और चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा। देखो अगला क्या कह रहा है कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद एवरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट, क्या लिखा हुआ, जर्नल्स। ठीक है जी, ये एक सेंटेंस है, ये भी कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना है आपको। जैसे देखो यहाँ पे एक वर्ड क्या मिला होगा आपको, नॉट ओनली, और यहाँ दिखा होगा पेयर में बट ऑल्सो। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको हम यहाँ समझाना चाहेंगे कि कभी भी प्यारे नॉट ओनली दिखे, इसके बाद एक पेयर बनता है किसका, बट ऑल्सो का। कहीं पे आपको नीदर दिख जाए, है ना, नाइदर भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नॉर दिख जाए, कहीं पे आपका इधर दिखेगा, है ना, कहीं आपका और दिखेगा। ये आपका क्या है, पेयर में है। जब भी आएगा तो नॉट ओनली बट ऑल्सो लेगा, कंजंक्शन में एरर दिया जाता है तो क्या करेगा, बट ऑल्सो के जगह पे एज वेल एज कर देगा, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, नीदर के जगह पे एंड कर देगा, गलत है ना, इधर के जगह पे नॉर कर देगा, गलत है। तो जब भी आएगा तो इस पेयर में आपको रखना है। तो कंसेप्ट क्या कहता है वो बात समझिए। अगर नीदर या नॉट ओनली के साथ अगर सब्जेक्ट जुड़ा है तो याद रखना है कि इधर भी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जुड़ा है मेरे भाई, तो यहाँ पे भी आपको क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखा
तो इधर भी क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई वर्ब दिख जाए तो इधर भी आपका क्या होगा, वर्ब ही होगा। मतलब हमने एक चीज़ सीखा कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से दोनों कनेक्ट होंगे। क्लियर है जी। हम क्या कर रहे हैं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अब बात सीखो कि यहाँ पे जो नॉट ओनली आपने लगाया है, ये नॉट ओनली किससे जुड़ा है, इक्विप्ड से। इक्विप्ड क्या है मेरा भाई, वर्ब है। आगे जो बट ऑल्सो लिखा हुआ है ए वाला मेरा, वो किससे जुड़ा हुआ है, विद से, प्रीपोजिशन है। तो हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि अगर दोनों को वर्ब के साथ लगा देते हैं तो वो भी सही हो जाएगा, या दोनों को प्रीपोजिशन के साथ लगा देते हैं तो भी सही हो जाएगा। आप अब एक खुद पूछिए कि इसमें वर्ब कहीं दिखे क्या। आपको सिर्फ इक्विप्ड एक ही मेन वर्ब दिखा होगा, और तो कहीं हमें नजर आ ही नहीं रहा है। विद एवरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कौन है, वर्ब इक्विप्ड है। मतलब ये पेयर कभी बन ही नहीं सकता है, नहीं ना बनेगा। तो ये काम करो ना कि यहाँ पे कहो कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड को पहले पकड़िए और नॉट ओनली के पहले आकर रख दीजिए, ठीक है जी। और इस नॉट ओनली को क्या करो, इक्विप्ड के जगह पे ला कर रख दो। समझ में आया कि नहीं आया। हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आपका बनेगा द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद एवरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। समझ में आ गया। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे नॉट ओनली के बाद क्या लगाना होगा, विद क्या है आपका आगे लिखा हुआ है एवरी गुड बुक्स। क्लियर हो गया भाई। तो ये आपका बनेगा, आगे बट ऑल्सो लिखा हुआ है, मतलब इक्विप्ड को क्या किए हैं हम, आपको लाकर पहले रख दिए। क्लियर हो गया सबको। तो नॉट ओनली कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन हो गया, और इसके बाद जो आपने लिखा है बट ऑल्सो, ये वाला सेंटेंस बट ऑल्सो विद, तो ये भी देखो प्रीपोजिशन हो गया। दोनों बट ऑल्सो और विद किससे जुड़ा, बोल दो ना कि सर दोनों प्रीपोजिशन से जुड़ा है, मतलब दोनों बात सही होगा। समझ में आया जी। तो ये कंसेप्ट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और ये जो भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ना मेरे भाई, ये सब पूछा हुआ है कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ। तो एक एक कंसेप्ट को समझिए। अब इससे कभी भी रिलेटेड आएगा तो आपको आंसर देना होगा। बोलो ना, दोगे कि नहीं, बिल्कुल आप देंगे। चलिए, हमें भरोसा है आप पर। आगे एक सेंटेंस है, थोड़ा देखिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। खुद से आप पूछो कि मैंने आंसर दिया वो सही हुआ या गलत हुआ। तो यहाँ पे क्या करा है कि अ वीक माइंडेड पर्सन इज फ्राइटेन अवे बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज एंड गिव्स अप द अटेम्प्ट इन डिसअपियर, है ना। डिसअपियर का मतलब होता है निराशा। तो एक बात बताइए, सेंटेंस सही है कि गलत है। तो आप सीखिएगा एक बात, एक चीज आपको यहाँ दिखा होगा इज, क्या दिखा है भाई, इज। इज को शायद आपने नाम सुना होगा कि सर इसको ना हम बी भव कहते हैं। कैसा भव कहते हैं बाबू, वी भव। अब बी भव कौन कौन होते हैं, थोड़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बी भव होता है आपका इज, एम, आर, और वाज, और वर, ठीक है जी, और बी, और बीइंग, और एक लास्ट है मेरा बीन, ठीक है। ये सारे के सारे बी भव हैं। अब बी भव के साथ कंडीशन क्या है, वो थोड़ा बात को समझिएगा, कंसेप्ट समझिए कि बी भव के बाद अगर कहीं पे आया है वर्ब, है ना, तो ये V1 प्लस ING के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग V4 भी कह देते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो ये जब भी होगा तब उसको, उस वॉइस को कहा जाएगा एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस में यूज होता है, एक्टिव वॉइस। लेकिन इसको अगर आप कहीं पे इसके बाद V3 दिख जाए तो समझ जाना है बाबू कि ये पैसिव वॉइस है। कहो कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपने कहा कि आई, या हाँ चलो लिख देते हैं, आई एम टीचिंग। क्या कहा, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये जो कहानी मैंने कहा ना, ये एक्टिव है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बी भव आया है एम, ठीक है। इसके बाद जो भी दिखा वो बाबू बिफोर दिखा। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट बोलते हैं,
यू आर डांसिंग देयर बोलते हैं, समझ आ रहा है, मतलब बिफोर लगाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी तो सुना होगा कि सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या मैंगो इज, है ना, आगे क्या बोल देते हैं बाबू, ईटेन बाई राम बोलते हैं कि नहीं। अगर हम पढ़ते हैं कि राम इट्स अ मैंगो तो बनता क्या है, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम। तो ये जो आपने बनाया एक कैसा वॉइस बनाया जी, पैसिव वॉइस बनाया। तो देखो तो ये क्या है, विभव है, तो विभव के बाद ये जो ईटेन आया है वो थर्ड फॉर्म है। तो जब ये थर्ड फॉर्म आया मतलब ये पैसिव वॉइस का काम करेगा, हाँ कि ना। तो अब एक बात सीखो, हमने कहा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, V3 का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ पैसिव में कि बाय द इनिशियल डिफिकल्टीज, है ना, वो भयभीत हो रहा है, तो किससे हो रहा है, इनिशियल जो प्रारंभिक उसके साथ डिफिकल्टीज है, मुसीबत है, उससे। तो यहाँ पे इज के बाद ये जो वर्ब लिखा हुआ है फ्राइटेन, ये बाबू मेन वर्ब है, ये V1 है। इस फ्राइटेन को, है ना, इस फ्राइटेन को आप V1 को क्या करना होगा, V3 बनाना होगा। तो V3 बनाने के लिए ED लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ED। तो अब ये बन जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि बात पैसिव का है, ING तो लगा नहीं सकते हैं, फ्राइटेनिंग तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे फ्राइटेंड होगा क्योंकि भयभीत किसी के द्वारा हो रहा है। तो सिंपल समझ में आया कि सर यहाँ पे ना आप क्या लगा दीजिए, ED लगा दीजिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, ये सारा चीज़ एकदम बेसिक चीज़ है, बस हमें दिमाग में वो चीज़ नहीं रह पाता है ना भाई, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको ये पता नहीं था या आप जानते नहीं थे, हाँ, एट अ टाइम जिस समय हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात हमारे दिमाग से निकल जाता है, और इसी बात को दिमाग से वो ना निकले कभी आपके, हमेशा वो आपका बना रहे, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है। और हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको जमकर, ठीक है, बस आपको सिर्फ साथ देना है, मेहनत करना है। सेशन कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, बात समझ में आ रहा है। हाँ, एक बाबू हम ऐसे अपना ऐप मेरा है इंग्लिश बाय मंतोष सर से, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश बाय मंतोष सर। वहाँ पे हम एक मतलब प्रैक्टिस सेट चलवा रहे हैं CGL CPU का स्पेशल। तो मंथली वहाँ पे हम 100 रुपया 100 रुपीज़ सिर्फ फी रखे हुए हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट चीज़ करवाते हैं, वोकैब, एरर, सारा चीज़, और एक टॉपिक पे बाबू 200, 300 क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। तो 200, 300 अगर मान लो कि नाउन हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर नाउन पे क्वेश्चन बनवा रहे हैं तो 200 नाउन से बनवाएंगे, 300 नाउन से बनवाएंगे। तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद हमको नहीं लगता है कि कोई इंडिविजुअल टॉपिक से वो क्या हो जाए, छूट जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो नहीं छूटेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और उसमें क्या होता है कि लाइव क्लासेज में रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, मान लो कि आपका क्लास छूट भी जाए तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद, 4 महीने के बाद जो भी है उस रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप देख सकते हैं बार बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हम क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ पे भी, और सारा रिकॉर्डेड तो वीडियो रहेगा ही, आपको एक PDF बनाकर आपको व्हाट्सअप भी कर दिया जाएगा। तो मान लो कि एक टॉपिक पे अगर 200-300 क्वेश्चन आपके पास हो, प्रैक्टिस कर लोगे तो हमको ना लगता है फिर कि कभी छूटने वाला है, बात समझ में आ रहा है ना, आप लोग, है ना, सब बात समझ सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार ज्वाइन करके देखिएगा, और बहुत मज़ा आता है इस सेशन में, ठीक है ना। तो चलिए अगला फिर एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इट हैड, है ना, लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें बताना है कि क्या एरर है। तो एक बहुत बढ़िया सा वर्ड है बाबू, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है। एक होता है ले, क्या बोलते हैं, ले, और एक होता है इसी में आपका लाई, क्या होता है बाबू, और एक और होता है लाई। चलो ये तीनों वर्ड को थोड़ा समझते हैं। इस लाई का मतलब क्या होता है, तो इस लाई का मतलब होता है पड़े रहना, क्या बोलते हैं मेरे भैया, पड़े रहना, है ना। जब पड़े रहना होगा इसका मतलब, या इसी को बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हैं लेटना, है ना, लेटना भी बोल सकते हैं। तो जब पड़े रहना या लेटना का मीनिंग देगा तो इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, ले, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है बाबू, लेन, ठीक है। ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्लियर। तो यहाँ पे अब बात ले का करेंगे, तो ले का मतलब होता है बिछाना, क्या करना,
बिछाना, एक एक बात को समझते चलिए। बिछाना या इसी को अंडा सेना भी होता है, अंडा देना, है ना, या आप बोल सकते हो इसी को क्रम में रखना। तो ले का जब यहाँ देखो ये सेकेंड फॉर्म था, यहाँ पे क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्म बन गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो अब इसका जब सेकेंड फॉर्म की बात करोगे ना आप, तो इसका हो जाएगा मेरे बाबू लेड और लेड, ठीक है जी। और ये लाई तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। जब इसका हिंदी झूठ बोलना हो जाए तो इसके लिए हम लेड का यूज लाइड का यूज करते हैं, और क्या, लाइड का यूज करते हैं, मतलब ये लाइड हो जाता है। तो आप खुद सोचो, कह रहा है कि इट हैड लेड इन द क्लोजेस्ट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट। जब आपने पाया उसे पहले वो उसके नज़दीक ही पड़ा हुआ था। तो पड़ा हुआ था ना, तो पड़ा हुआ के लिए हम ले तो नहीं यूज करते हैं, वो तो बिछाने के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ लेड तो होगा नहीं। तो इसका देखो यहाँ पे एक चीज़ और सीखो कि यहाँ लिखा हुआ है हैड, क्या लिखा हुआ बाबू, तो एक कंसेप्ट और निकल कर आता है। कई बार एग्जाम में एरर इससे भी दे देता है कि हैज़ और हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का जो फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। एक और आप सीख लीजिएगा कि डू के बाद और डज के बाद सिंपल इस पे एरर देता है, आपको कंफ्यूज कर देगा। के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, और कहीं पे बाबू बी वर्ब दिखेगा। अभी अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बी वर्ब के बारे में जाना, इज एम आर वाजवर। तो ये जितने भी इज एम आर प्लस वाजवर हैं, इनके बाद जो भी आएगा ना वो V4 में होगा, ING फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया ये तीनों के तीनों बातें, और ये सारा का सारा पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर, तो ये बात समझो, जब हेड आया मेरे भाई तो हेड के बाद तो हमें थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ये लेड को ना भैया हटाकर और लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी, कह दो ना कि तुम, नहीं गाना नहीं बेटा, देखो लेन क्या हो जाएगा, लेन। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ईट हैड लेन कहना होगा। कंसेप्ट समझ में आया जी। तो ऐसे ही बस इंजॉय करते रहना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, है ना। तो बस जैसा आपको सेशन लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। हम आपके लिए हमेशा जो भी हम कर पाएंगे कि हाँ सर ये थोड़ा इस पर वीडियो बना दीजिए, है ना, ये पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, या कुछ भी आपको जिसमें लगे कि हमको ये ज़्यादा समझ में कम आता है, हमको इसमें ज़्यादा बेहतर समझना है, तो उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ज़रूर आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।